नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांग एवं विदेशी यात्रियों के यात्रा के दौरान किस प्रकार की यात्रा वृत्तांत को किस कृति के अंतर्गत उल्लेखित किया है और किसके शासनकाल में वह भारत में यात्रा करने आए। इन सभी तथ्यों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लुसेंट जीके ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की आवश्यकता होती है। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला है शिक्षा, उसके बाद क्या है? कल्प है, उसके बाद में निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष। ये 6 प्रकार के वेदांग है, जिसको जानने के बाद ही हम वेदों को भली भांति समझ सकते हैं। उसके बाद में सूत्रों की बात करें तो सूत्रों में गौतम बुद्ध धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। और भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अधिक प्रचलित क्या है? पुराण है। और पुराणों की संख्या कुल टोटल कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और कुछ ऐसे पुराण हैं जो किसी न किसी राजा या राजवंश से संबंधित है, जैसे कि विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किस राजवंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। एवं मत्स्य पुराण आंध्र शतवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सब वेदों की पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है। और मौर्य वंश से संबंधित कौन सा पुराण है? तो मौर्य वंश से संबंधित विष्णु पुराण है। और आंध्र शतवाहन वंश से संबंधित कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण है। एवं गुप्त वंश से संबंधित कौन सा पुराण है? तो वायु पुराण है। अगर पुराणों में पूछा जाए सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है, तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध के जन्म या पूर्व जन्म की व्याख्या किसमें मिलता है? तो जातक ग्रंथ में मिलता है। और महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों का वर्णन किसमें मिलता है? तो कथावस्तु में मिलता है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्राथमिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का प्राथमिक इतिहास ये कथा कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ये जानकारी हमको प्राप्त होती है कल्प सूत्रों से। उसके बाद में अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानी जाती है। अर्थशास्त्र के जो लेखक है चाणक्य, उनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद में कलहन के द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी, जिसमें 12वीं सदी तक के काश्मीरी शासकों के इतिहास का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय यात्रा का जो वृतांत है, अरब की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है। किसमें सुरक्षित है? चचनामा में सुरक्षित है। जिसके लेखक कौन है? चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद जी है। उसके बाद में अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और इसमें ही संस्कृत का उल्लेख किया गया है। अष्टाध्यायी दो पाणिनि के द्वारा रचित की गई है, जिसमें पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में चलिए हम विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? तो ईरान का राजवैद्य था। और हेरोडोटस का नाम तो आप लोग सुने होइएगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। और हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। और सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों का जिक्र, तो सिकंदर के साथ भारत में कौन कौन से लेखक आए थे? तो निर्याकस आया था, आनेक्रिस्टस आया था और अरिस्टोबुलस आया था। ये किसके साथ भारत आए थे? तो सिकंदर जो विश्व विजय का ख्वाब देखता था। और उसके साथ भारत में कौन कौन से लेखक आए थे? तो भारत में उसके साथ 3 लेखक आए थे। एक निर्याकस आया था, एक आनेक्रिस्टस आया था एवं अरिस्टोबुलस आया था। उसके बाद मेघास्थनीज के बारे में जानेंगे। तो मेघास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेघास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत को इंडिका नामक रचना में वर्णित किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इंडिका के लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक मेघास्थनीज था। और मेघास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद में डाइमेकस का नाम सुने होइएगा। डाइमेकस क्या था? तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो किसके राज दरबार में आया था? जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। उसके बाद में है डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में ये आया था डायोनिसियस। उसके बाद में टॉलमी ने ही
भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना किया था। यदि आपसे प्रश्न पूछी जाए भारत की भूगोल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो भारत के भूगोल नामक पुस्तक के रचयिता ये टॉलमी है। और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किया था। उसके बाद में फाहियान के बारे में पढ़ेंगे, तो फाहियान एक चीनी यात्री था। चीन देश से हमारे देश में कौन कौन से यात्री आए थे, सबसे पहले इसको याद रखेंगे। फाहियान आया था, संयुगन आया था, हेनसांग आया था और इत्सिंग आया था। ये 4 जो यात्री है वह चीन देश से भारत में यात्रा के क्रम में आए थे। सबसे पहले फाहियान, तो फाहियान एक चीनी यात्री है जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत में आया था। उसके बाद में संयुगमन, तो संयुगमन 518 ईस्वी में भारत में आया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ दी जाए कि संयुगन भारत में कब आया था, तो संयुगन भारत में 518 ईस्वी में आया था। उसके बाद में हेनसांग, तो हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग भारत में आया था। और यह भारत में आया कब, भारत में आया था हेनसांग 629 ईस्वी में। लगभग यह भारत में 15 वर्षों तक रहा और 15 वर्षों तक रहने के बाद में 645 ईस्वी में भारत से पुनः चीन वापस लौट गया। और इतने दिनों के बीच में भारत में रहकर भारत के बारे में इन्होंने जो रचना की, उस रचना को इन्होंने सीयूकी नाम दिया। और सीयूकी में इन्होंने भारत के अतिरिक्त, भारत के साथ इन्होंने 138 देशों का उस रचना में जिक्र किया है। और इन्होंने हेनसांग ने यह भी वर्णन किया है कि हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शिलभद्र थे। जब हेनसांग भारत यात्रा के क्रम में आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने गया, तो उस समय कौन नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो आचार्य शिलभद्र थे। उसके बाद में सबसे अंत में चीनी यात्री इत्सिंग आया, लगभग 7वीं सदी के अंत में आया था। उसके बाद में अरबी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, तो अरबी लेखकों में सबसे पहले अलबेरुनी आया था। अलबेरुनी कौन आया था, अलबेरुनी। और ये किसके साथ भारत आया था, तो अलबेरुनी भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। और जिन्होंने किताबुल हिंद कौन सी रचना किया था अलबेरुनी ने, तो किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक रचना इन्होंने लिखा था, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। तहकीक ए हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज, जिसकी रचना अलबेरुनी ने किया था। इसके बाद में इबन बतूता आया था। इबन बतूता जो किस देश का यात्री था, तो अरब देश का यात्री था। और इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत को कैसी रचना में संग्रहित किया, तो रेहला, अर्थात आपसे पूछा जाए रेहला की रचना किसने की, तो अलबेरुनी ने की। अलबेरुनी किस देश का था, तो अरब देश का था। और इसकी विद्वता, ये जब सन 1333 ईस्वी में दिल्ली में आया, जिस समय दिल्ली के बागडोर मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों में थी, तो अलबेरुनी की विद्वता से प्रभावित होकर इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी का मतलब क्या होता है, न्यायाधीश होता है। उसके बाद में तारानाथ के बारे में पढ़ेंगे, तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिन्होंने 2 ग्रंथ की रचना की। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिन्होंने 2 ग्रंथ की रचना की, एक है कंग्यूर है और एक क्या है, तंग्यूर है। उसके बाद में मार्को पोलो, तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, है ना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सबको क्विज लाया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल लुसेंट जी के ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आप सबके वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर माय वीडियो।